This is Dr. Arthur Tajamul Islam and you are watching Economic Success Point। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एज वेल एज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के BA थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो इन दिस रिगार्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन रहेगी कि डोंट रिमेन कन्फाइन्ड टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम डीपली स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करके देखेंगे। ब्रीफ डिस्कशन थोड़ा सा होगा ताकि आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ा है, जो स्टडी करी है, उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वीडियो। सबसे पहला जो इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं दे आर 60 और जो पास मार्क्स रहते हैं दैट इज मिनिमम मार्क्स दे आर 24 और इसमें जो टाइम रहता है 3 घंटे का टाइम रहता है। इसमें आपके 3 सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन हम एक डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय सैमुअल ए मॉर्ली। ही सेज मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ की इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड्स सच एज जनरल प्राइस लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मेजर्ड ओवर द एंटायर इकोनॉमी। इसमें आप थोड़ा सा स्कोप भी मेंशन कर सकते हो, जैसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, कमर्शियल बैंकिंग, जनरल प्राइस लेवल, गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसका आर पार्ट दैट इज व्हाट इज NNP FC एंड व्हाट इज NDP FC। FC एंड MP दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जो सबसे पहला यहाँ पे है NNP FC, इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। NNP जो होता है दैट इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। बट वी हैव टू कन्वर्ट NNP फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? NNP मार्केट प्राइस से हमें माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करनी है प्लस सब्सिडीज करनी है, और वी कैन से NNP मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू NNP फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट दैट इज NDP फैक्टर कॉस्ट। GDP minus net income from abroad will be equal to NDP, but we have to convert NDP market price, that will be equal to NDP market price minus indirect taxes plus subsidies will be equal to NDP factor cost। Next question जो है question number 2 that is what is meant by circular flow of income। Simply अगर हम कहें it refers to the unending flow of activities of production, income generation and expenditure, and these are also known as the 3 phases of circular flow on economy। इसका जो आर पार्ट है that is what is green accounting in national income। it is system of national accounts that ignores the value of resources। जो ऑलरेडी हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंट्स है, जो उसका सिस्टम है, वो जो है ना रिसोर्स डिप्लीशन को इग्नोर करता है, या जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रहता है उसको इग्नोर करता है। कभी कभी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और एनवायरमेंट को जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। टू एड्रेस दिस शॉर्ट कमिंग ऑफ नेशनल अकाउंट्स ग्रीन अकाउंटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। एंड ये जो ग्रीन अकाउंटिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल के a proper assessment of country's income and wealth needs to account their impact on environment, ठीक, और we can say resource depletion and degradation। जैसे हम ऑलरेडी नेशनल इनकम में देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कि जो हमारा फिजिकल कैपिटल है उसमें कितना लॉस हो रहा है,
तो हम वहाँ पे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को नेग्लेक्ट करते हैं टू ओवरकम दैट शॉर्ट कमिंग्स, जो है ग्रीन अकाउंटिंग का कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किया गया था। सिंपली अगर हम कहें कि इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू कंप्यूट नेशनल इनकम फॉर ए नेशन by taking into account the economic damage and depletion in natural resource base of an economy, that is green accounting। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट हम किसको कहते हैं? सिंपली अगर हम कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक सिचुएशन है इन विच ऑल दोज हु आर एबल एंड वांट टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेकिन इसमें जी अगर किसी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन वहाँ जो है दो टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी रहते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि डिफाइन स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज नोन एज mismatch between the skills that workers in economy can offer the skills demanded by employers, और सिंपली अगर हम कहें कि इट इज लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट दैट कम्स अबाउट ड्यू टू शिफ्ट्स इन एन इकोनॉमी। अगर हम इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे कि देयर इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू सर्विस इकोनॉमी। पहले जो है यहाँ पे इट वाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, मतलब जो स्किल्स पहले थे यहाँ के लेबर्स पे, तो लेबर्स के पास दे वर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। लेकिन अभी जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, जिसकी डिमांड है अभी सर्विस सेक्टर के, हाँ उसमें सर्विस सेक्टर में स्किल्स की डिमांड जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। लेकिन जो अभी है लेबर्स के पास स्किल्स है उसकी डिमांड नहीं है, तो उस वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉय। उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द पीपल who are considered to be unemployed while between jobs, that means when people leave one job, जब लोग एक जॉब को छोड़ते हैं फिर दूसरे को ढूंढते हैं, इन बिटवीन जो गैप रहता है इसमें थोड़ा सा उनको टेम्पररी पीरियड एक मिलता है जिसमें वो अनएम्प्लॉय में रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिफाइन लेसिस फेयर पॉलिसी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ये जो लेसिस फेयर इकोनॉमी है इसको हम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। इट ट्रांसलेट्स टू लीव अलोन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इंटरवेंशन, मतलब एक कंट्री को ऐसे ही छोड़े जब उसमें इकोनॉमिक इंटरवेंशन उसमें ना हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब नो टैरिफस, नो टैक्सेस, नो रेगुलेशन है। मार्केट जो है should be completely free to be led by the natural laws of demand and supply। जो गवर्नमेंट उस वक्त जो है उसका रोल जो है वो नेग्लिजिबल होता है, और वी कैन से लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट स्टेट्स आउट ऑफ द इकोनॉमी एंटायरली, उसका कोई रोल ही नहीं होता है, लिमिटेड रोल रहता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। किसको हम कहते हैं? Closed economy is one which has that has no trade relations with outside economies। अगर हम सिंपली कहें कि ऐसी इकोनॉमीज जो होती है दे एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट होती है, वहाँ पे ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है, मतलब उसको जो है रेस्ट ऑफ कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड रिलेशन नहीं रहता है, ना ही वो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री से, ना ही वो किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। वेजेस को हम तब फ्लेक्सिबल कहते हैं व्हेन दे रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड एंड लेड टू द मार्केट क्लियरिंग वेज। या अगर हम कहें कि इट इम्प्लॉइज दैट वेज विल बी सेट बाय द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। दैट मीन्स अगर सप्लाई या डिमांड फॉर लेबर उसमें कुछ चेंजेस आती है तो उसमें क्या होता है कि पूरी वेज रेट ही चेंज होती है। सिंपली अगर हम कहें कि वेज रेट जो है हमेशा विल बी सेट वायर एमआरपी ऑफ लेबर, वायर एमआरपी ऑफ लेबर, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सिंपली अगर हम कहें एमआरपी ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट।
नेक्स्ट इसमें जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं? मनी इक्विलिब्रियम मार्केट जो है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, इट अकर्स एट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी is equal to supply of money, that is demand for money is equal to supply of money। उसको हम where there is equality between demand for money and supply of money, उसको हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर money market equilibrium, yeah। next question that is define effective demand। effective demand किसको हम कहते हैं? इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा होगा कि जो effective demand, the concept was put forward by J.M. Keynes, it refers to the willingness and ability of consumer to purchase goods at different prices। कीनेशन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसमें इफेक्टिव डिमांड जो है उस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज के व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हम किसको कहते हैं? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन? सिंपली अगर हम कहें कि इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द general price level and the aggregate quantity of goods and services demanded। it is composed of aggregate consumption, government expenditure, investment and net exports that we indicate by C plus I plus G plus NX। C means consumption expenditure, I investment expenditure, this is government expenditure and this is NX means net exports। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन एंड डिफाइन एपीसी एंड एमपीसी। कंजप्शन फंक्शन अगर हम कहें इट इज आल्सो नोन एज कीनेशन कंजप्शन फंक्शन। इट इज एन इकोनॉमिक फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? C is equal to A plus MT। C means consumer spending, A is autonomous consumption and M means simply अगर हम कहें कि it is propensity to consume। ठीक। D जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रियल डिस्पोजेबल इनकम को। उसके बाद आता है APC। APC सिंपली अगर हम कहें कि it is proportion of total income going to consumption expenditure, or we can say it is a ratio between total consumption and total income। that is ये जो हमारी APC है it is equal to C upon Y। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज MPC किसको कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम going to consumption expenditure, or we can say it is a ratio between change in consumption, or we can say delta C and change in income, that is delta Y। that is marginal propensity to consume is always equal to delta C upon delta Y। next question जो है that is what is saving function? define APS and MPS। सेम फंक्शन जो होता है सिंपली अगर हम कहें कि इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। इट इज सिंपली द डिजायर ऑफ द हाउस होल्ड दैट होल्ड ए पार्ट ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक। सेविंग हम कहते किसको है? सेविंग अगर हम कहें कि इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। Symbolically, functional relationship between saving and income that can be defined as
अगर हम इसको यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे एक बार सिंबलिकली यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन हम जानते हैं कि y जो है दैट इज इक्वल टू c प्लस s, कंजप्शन प्लस सेविंग। thus we can say s is equal to y minus c. s indicates saving, y indicates income and c indicates consumption. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस सिंपली मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड एमपीएस दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस किसको कहते हैं? प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम दैट गोज टू सेविंग, or we can say it is the ratio, or we can say the proportion ratio between total saving and total income, that is s upon y, total saving and total income. उसके बाद marginal propensity to save, it is proportion of additional income that goes to saving, or we can say it is ratio between change in saving, that is delta s, and change in income delta y, that means MPS is equal to delta s upon delta y. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन? डिफाइन ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते किसको है? सिंपली अगर हम कहें कि इन द व्यूज ऑफ कीन्स जो है ही सेज कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? और हम जानते हैं कि there is a functional and inverse relationship between the two. That means there is functional and inverse relationship between investment and rate of interest. मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। डायग्रामेटिकली इसको हम यहां पे शो कर सकते हैं। यहां से हम इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे और यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करेंगे। इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे अगर आप देखोगे डिक्रीज करके देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है। स्लोप्स डाउनवर्ड। या अगर हम बोले कि इन्वेस्टमेंट जो है इट इज फंक्शन ऑफ आर, function of rate of interest, this is dependent variable and this is independent variable। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो उससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांडेड उस पे चेंज, उस पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइन ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये इन सब चीज पे, इन सब वेरिएबल्स, इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जो वॉल्यूम ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है ये सेम रहता है हर लेवल पे, चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो, द वॉल्यूम ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, यहां से हम इनकम को मेजर करेंगे और यहां से जो है हम इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे। इट विल बी हॉरिजॉन्टल। जनरली जो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होता है, गवर्नमेंट मेक्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ वेलफेयर कंसिडरेशन, क्योंकि उनका मोटिव ना तो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है ना चेंज इन इनकम उनके इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट होता है। नेक्स्ट दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट।
induced investment. Simply means which is dependent of income, rate of interest या rate of profit. Simply अगर हम कहें कि it is profit motivated, और we can say it is income elastic. जैसे यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां से हम इनकम को मेजर करेंगे और यहां से हम इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे. विद द इंक्रीज इन इनकम द इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सिंपली अगर हम कहें कि डिस्प्लेस इज द expected rate of return on investment at a particular given time, तो it is compared to the rate of interest. क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है that is influenced by marginal efficiency of capital. ठीक, and rate of interest. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है कि हम अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम कितना रिटर्न उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग 3% रेट ऑफ प्रॉफिट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर. लेकिन अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे जो है 4% होगा, दैट मीन्स आई एम इन लॉस. लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है एंड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब 1 लाख रुपए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है दैट इज नियर अबाउट 5%, 2% का मुझे यहां पे बेनिफिट हो रहा है. दैट इज वाई वी आर सेइंग कि इन्वेस्टमेंट जो है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज डिफाइन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. आपने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, विच वाज डेवलप्ड बाय ड्यूसेन्सबरी इन द ईयर 1949. उसमें ये टर्म यूज होती है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. और ये होते क्या है? दीज आर इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच आर कॉज्ड बाय ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्शंस ऑफ अदर्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब अगर अभी आपके नेबर्स उनके फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके एक्शंस पे क्या होगा? आप उनके फूड हैबिट्स को या क्लोथिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करोगे, फिर उनका इफेक्ट आप पे क्या पड़ेगा और उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. वो फूड हैबिट चेंज कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी अपना फूड हैबिट चेंज करोगे. दैट इज दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस. उसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. और सिंपली अगर हम कहें कि इट रेफर्स टू द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल टू इमिटेट consumption trends adopted by other people. नेक्स्ट इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट इज परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजप्शन. आपने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ी होगी विच वॉज डेवलप्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन. ही सेज कि कंजप्शन इज डिटरमाइन्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम रेदर देन करंट लेवल ऑफ इनकम. जो जेएम कीन्स ने कहा था कि कंजप्शन इज डिटरमाइन्ड बाय द करंट लेवल ऑफ इनकम. लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ही सेज it is determined by long term expected income, and according to him total measured income, or we can say income actually received, has two components according to him. What is permanent? One is permanent income and another is transitory income, or we can express it by y is equal to yp plus yt.
दिस इंडिकेट्स परमानेंट इनकम, दिस इंडिकेट्स ट्रांजिटरी इनकम। और ये परमानेंट इनकम होती क्या है? विच पीपल एक्सपेक्ट टू अर्न ओवर देयर वर्किंग लाइफ, उसको हम परमानेंट इनकम कहते हैं। ट्रांजिटरी इनकम होता है जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि दैट वी विल अर्न इट। जैसे एम्प्लॉयज को बोनस मिलते हैं या कभी कभी कोई लॉटरी जीतता है, उसको हम ट्रांजिटरी इनकम कहते हैं। वो यहां पे एक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है परमानेंट कंजप्शन एंड ट्रांजिटरी कंजप्शन। परमानेंट कंजप्शन सिंपली कहे कि कंजप्शन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो डे टू डे हमारा कंजप्शन पैटर्न रहता है उसको हम परमानेंट कंजप्शन कहते हैं। बट नेक्स्ट दैट इज ट्रांजिटरी कंजप्शन मे बी रिगार्डेड एज द अनएंटिसिपेटेड स्पेंडिंग, जैसे विच आर अनफॉर्सिन सेंटिजेंसीज, और वी कैन से अनएक्सपेक्टेड इलनेस होती है, कभी एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो हमारी स्पेंडिंग होती है उसको हम ट्रांजिटरी कंजप्शन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज सेक्शन बी, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 4 होते हैं, कैरिंग 5 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल और इकोनॉमी। 4 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपको पता ही होगा कि इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इसके ट्रेड रिलेशंस होते हैं। 3 सेक्टर में तो जो है ट्रेड रिलेशंस नहीं होते हैं, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन 4 सेक्टर में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स इट हैव ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। जो फॉरेनर्स होते हैं वो डोमेस्टिक फर्म्स या हाउस होल्ड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स या थ्रू बारोइंग्स एंड लैंड्स, जो फाइनेंशियल मार्केट में होता है। यहां पे आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो 4 कंपोनेंट्स है, फर्म्स है, हाउस होल्ड्स है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और ये जो हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है यहां पे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप भी है। बारोइंग फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम यहां से बारो भी कर सकते हैं या हम लैंड भी कर सकते हैं इनको। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल इनकम, एक्सप्लेन इट इज वेरियस एग्रीगेट्स। सिंपली अगर हम कहें कि इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री ड्यूरिंग इट इज फाइनेंशियल ईयर, or we can say that is consequences of all economic activities that are running in any country during its financial year। लेकिन परफेक्टली अकॉर्डिंग टू मी अगर हम कहें कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं? दे आर रिवॉर्ड्स फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि जो फैक्टर इनकम्स होते हैं दे आर बायलैटरल इन नेचर। इसमें हम ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ हम फैक्टर इनकम्स, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स दे आर सेम, उनको हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम्स को हम इंक्लूड नहीं करते। और उसमें क्या आता है? ग्रांट्स, एड्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, वो चीज हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम्स, फैक्टर पेमेंट्स जो होते हैं दे आर बायलैटरल इन नेचर। लेकिन ये जो ट्रांसफर इनकम्स होते हैं जैसे गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, एड, दे आर यूनिलेटरल इन नेचर, वन साइडेड। और इसमें आपके बहुत सारे एग्रीगेट्स आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले जीडीपी है,
that is sum total of factor income is generated within the domestic territory of a country, within the domestic territory, जो हमारी political territory होती है, no matter who generates विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नेपाल का कोई काम कर रहा है, यूएसए का काम कर रहा है, श्रीलंका का काम कर रहा है, वो भी कितना जनरेट कर रहे हैं, दो व्हाट दे जनरेट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम बट दैट इज द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जो हमारे इंडियंस बाकी कंट्रीज में काम करते हैं, कोई यूएसए में जॉब कर रहा है, कोई सऊदी अरब में जॉब कर रहा है, कोई जापान में जॉब कर रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं। That is why we are saying GDP जो है it is sum total of factor income generated within the domestic territory of a country no matter who generates it। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, ये तो GDP हो गया, नेक्स्ट इसमें आ जाता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो हमारे रेसिडेंट्स नहीं है, जैसे जो नेपाल का है, यूएसए का है, श्रीलंका के, जो हमारे इंडिया में काम करता है, वो इनकम उन्होंने हमारी कंट्री में कितनी इनकम अर्न करी है वो हम यहां से डिडक्ट करते हैं। और प्लस क्या करते हैं, जो हमारे रेसिडेंट्स ने बाकी कंट्रीज में, सऊदी अरब में, यूएसए में, जापान में, बांग्लादेश में, जो वहां पे अर्न करी है उसको हम प्लस करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम जीडीपी में प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, जीएनपी में। नेक्स्ट इसमें जो एग्रीगेट है, नेक्स्ट एग्रीगेट दैट इज एनडीपी, एनडीपी। जब हम जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं दैट बिकम्स एनडीपी। नेक्स्ट दैट इज एनएनपी। जब हम जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं दैट बिकम्स एनएनपी। फिर इसमें आ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जब आप प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब आप मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट को, इसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करते हैं तो ये बिकम्स मार्केट प्राइस। जब हम यहां से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, रिवर्स इज द केस, तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एग्रीगेट को, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेज लॉ ऑफ मार्केट, आल्सो एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। ये जेबी से जो है उन्होंने 1803 में एक बुक लिखी थी, ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 15 इंडीड, मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। जेबीसी वाज ए फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ये जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है, इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ब्रीफली अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या अगर हम अदर वर्ड्स में कहें कि देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन और जनरल ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जेबी से जो है वो कहते हैं कि व्हाट एवर इज सप्लाइड और प्रोड्यूस्ड इज ऑटोमेटिकली एक्सचेंज्ड फॉर मनी, बट दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन सर्टेन assumptions। पहला assumption के फ्री एंटरप्राइज सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ मार्केट इज नॉट लिमिटेड। नेक्स्ट, लेसेस फेयर पॉलिसी होनी चाहिए। जेबी सेज लॉ, जो ये जो सेज लॉ है, it holds true, it is expressed in barter system when goods were exchanged for goods। लेकिन इसका जो क्रिटिसिज्म है, जेएम कीन्स ने किया है,
बहुत सारे पॉइंट्स में उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहला उन्होंने कहा कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट इज डिमांड। फिर उन्होंने कहा कि मनी इज नॉट न्यूट्रल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेज लॉ ऑफ मार्केट मनी इज न्यूट्रल, बट जेएम कीन्स सेज कि मनी इज नॉट न्यूट्रल। नेक्स्ट कीन्स ने कहा कि ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कि इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन, कभी ओवर प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। या उन्होंने कहा कि स्टेट इंटरवेंशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलफेयर बिकॉज सेज लॉ ऑफ मार्केट सेज कि लेस इज फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। सेज लॉ मार्केट ने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन जेएम कीन्स ने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मैग्नीट्यूड। इसमें क्या कहते हैं कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट जो होता है इकोनॉमी है, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। दैट इज वाई इज function of K and M. Y is output and F indicates functional relationship, K indicates capital and N indicates labor. Next question जो है, how the equilibrium level of employment is determined by the principle of effective demand. It is expenditure output model, और इसको हम कीनेशन क्रॉस मॉडल भी कहते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू द जेएम कीनेस इक्विलिब्रियम लेवल जो है इकोनॉमी में डिटरमाइन होती है उस पॉइंट पे जहां पे एग्रीगेट डिमांड प्राइस लेवल एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के बराबर होता है। In other words, we can say the intersection of aggregate demand function with aggregate supply function. That is determining the volume of income and employment in an economy. उसके बाद जो यहां पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन होता क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर स्पेंडिंग and the various factors determining it. कीन्स कहता है कि कंजप्शन फंक्शन जो है दैट इज इफेक्टेड बाय सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स को हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, दे आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल बिहेवियर, और जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं दे आर इंटरनल। और इसमें सबसे पहला जो बहुत सारे फैक्टर्स उसने मेंशन किए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में, जैसे चेंज इन इनकम, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिस्कल पॉलिसी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बर्डन ऑफ डेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, that is explain Keynes' psychological law of consumption. According to this law, as income increases, consumption increases, but not by as much as the income increases. मतलब कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंजप्शन उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर हमारी इनकम जो है 10% इंक्रीज हो रही है, हमारी कंजप्शन 10% इंक्रीज नहीं हो गई, इट विल गेट इंक्रीज्ड बाय 2%, 3%, 4%। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दैट इज लेस देन 1, or we can say 1
greater than delta C upon delta y greater than 0. Next, that is, what is multiplier? मल्टीप्लायर किसको हम कहते हैं? इसको शायद मैं पहले कहीं पे मिस किया हूं. शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन था जिसको मैं मिस किया हूं. लेकिन मल्टीप्लायर के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो सबसे पहला मल्टीप्लायर है वाज डेवलप्ड बाय F.A. काहन. फिर J.M. कीनीज ने उनका आइडिया लेके एक नया मल्टीप्लायर डेवलप्ड ए न्यू मल्टीप्लायर दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. लेकिन F.A. काहन के मल्टीप्लायर को हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं बिकॉज दैट वाज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट. सिंपली अगर हम कहें कि इट इज रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम टू द इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज सिंपली अगर हम कहें कि दैट इज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई. मतलब इन्वेस्टमेंट में कितनी चेंज हो रही है उससे हमारी इनकम में कितनी चेंज हो रही है. इट वॉज प्रोपॉइंटेड बाई J.M. कीनीज. सिंपली इट इज विद रेफरेंस टू द इंक्रीज इन टोटल इनकम. हमारी इनकम मतलब जीडीपी में कितना इंक्रीज हो रहा है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमारी जीडीपी में कितनी चेंजेस हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है. क्योंकि जो हमारी इनकम में इंक्रीज हो रहा है दैट इज मैनी फोल्ड द ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पे देखोगे, सेक्शन C. इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. 2 क्वेश्चंस होते हैं. दे कैरी 8 मार्क्स. इसमें सबसे पहला, हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडेड मेथड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वेरियस प्रिकॉशन. वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड. और इस मेथड में हम क्या नेशनल इनकम को मेजर करते हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो. क्योंकि हर एक एंटरप्राइज जो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐड करता है जो वो परचेज करता है. पहले तो वो इंटरमीडिएट गुड को परचेज करता है, फिर उसमें कुछ वैल्यू को ऐड करके मार्केट में फिर से बेचता है. तो अगर हम कहें कि वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. जो वैल्यू एडेड होता है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है. और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स के बराबर होता है. इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है दैट इज डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट. इसमें हम इकोनॉमी को डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चरल, फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग उसमें डिवाइड करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हर एक इंडस्ट्री ने कितना ऐड किया है. अगर आपने नेशनल इनकम फिगर्स देखे होंगे वहां पे एक क्लियरली मेंशन होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना इस साल कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में है. फिशिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर. फिर हम देखते हैं ना यही चीज कि हर एक सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया है. ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है दैट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. ये चीजें आपने पढ़ी होगी, थोड़ा सा रिवाइज में यहां पे कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आर पार्ट है दैट इज एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो मॉडल इन 3 सेक्टर इकोनॉमी. आल्सो एक्सप्लेन इंजेक्शन एंड विड्रॉल. 3 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने पहले ही कहा था कि इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी. इसमें सिर्फ गवर्नमेंट, फर्म्स, हाउस होल्ड्स रहते हैं. इट हैज नो ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी.
और इसमें जो एक क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर लीकेजेस एंड इंजेक्शन। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये चीज पढ़ी होगी। लीकेजेस किन को कहते हैं और इंजेक्शंस किन को कहते हैं। इंजेक्शंस अगर हम सिंपली कहें कि दे आर addition of money to the circular flow of income, or we can say variables causing expansion in production or process of income generation। इसमें क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, दैट इज एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपोर्ट पेमेंट्स आते हैं, और वी कैन से सिंपली आई, ये जो इंजेक्शन होते हैं इक्वल टू आई प्लस सी प्लस एक्स, और लीकेजेस दैट इज विड्रॉवल ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट, or we can say they are contraction in production or process of income generation, जैसे saving, taxes, import payments, or we can say S plus T plus M। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक्सप्लेन कीनर्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। इसको मैं पहले ही क्वेश्चन में पहले एक सेक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर चुका हूं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नेशन क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की नेशन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाउ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसको भी हम क्लासिकल थ्योरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रैंको मोडिग्लियानी, एल्बर्टो एंड्रो ब्रूमबर्ग इन द ईयर 1957। ये थ्योरी जो है, इट सेज कि दैट इंडिविजुअल्स सीक टू स्मूथ कंजप्शन ओवर द कोर्स ऑफ ए लाइफ टाइम। मतलब उनका जो कंजप्शन रहता है पूरी जिंदगी में, थ्रू आउट द लाइफ, वो टू सम एक्सटेंट स्मूथ रहता है। क्योंकि जब उनकी इनकम लो होती है उस टाइम वो बारो करते हैं अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए, और जब उनका हाई इनकम टाइम होता है उस टाइम वो सेव करते हैं। अगर आप यहां पे इस ग्राफ में देखोगे, यहां से हम लाइफ टाइम को मेजर कर रहे हैं, मतलब एज, और यहां से हम इनकम को मेजर कर रहे हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि इंडिविजुअल जो है दे सेव फ्रॉम एज 20 to 65। यहां पे दिखा रहा है कि एज ए स्टूडेंट इट इज रेशनल टू बारो टू फंड एजुकेशन। मतलब यहां पे जब वो एजुकेशन के लिए जो है क्या करेगा, बारो करेगा टू फंड इट्स एजुकेशन। फिर जो वर्किंग लाइफ होती है फ्रॉम 20 to 65, जो आपने लोन ऑलरेडी अवेल किया होता है, यू स्टार्ट पेइंग ऑफ एंड आल्सो बिगिन सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट, जो आपका 65 के बाद रिटायरमेंट आता है। 65 के बाद आपकी सेविंग नहीं होती है, लेकिन जो आपने पहले ही सेव किया होता है फ्रॉम 20 to 65 ड्यूरिंग योर वर्किंग लाइफ,
It enables you to maintain similar level of income during your retirement. नटशल में अगर हम कहें कि दिस इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. ये थ्योरी जो है इट वाज डेवलप्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन इन द ईयर 1957 एंड इट आल्सो डील्स विद द कंज्यूमर स्पेंडिंग. और ये थ्योरी क्या कह रही है कि consumers will spend in accordance with their long term average income. The expected long term average income is a permanent income. इसको हम थोड़ा पहले ही एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा. Once again, it is my suggestion, don't remain confined to these important questions. सारे सिलेबस को कंप्लीट करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर